ईदी आमीन का जन्म 1925 में युगांडा के कोबोको क्षेत्र में हुआ। उनका परिवार बेहद गरीब और अशिक्षित था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया को डराने वाला तानाशाह बनेगा। बचपन से ही ईदी आमीन बेहद ताकतवर और लंबे चौड़े शरीर के मालिक थे। खेलों में अच्छे थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई से उनका कोई लेना देना नहीं था। आमीन का कद काठी इतना जबरदस्त था कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते। कई लोग कहते थे ये बच्चा आगे पहलवान बनेगा, लेकिन किस्मत ने उन्हें खेलों की ओर नहीं बल्कि सेना की ओर धकेला। युवावस्था में ही आमीन ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना में भर्ती हो गए। सेना में ईदी आमीन की बहादुरी और ताकत ने जल्द ही सबका ध्यान खींचा। वह शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ते। आमीन को सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय और बाद में ब्रिटिश अभियानों में शामिल किया गया। वह सैनिक से धीरे धीरे अफसर बनने लगे। उनकी बेरहमी और कठोरता उन्हें औरों से अलग बनाती थी। सैनिक उनके साथ डर से भी रहते थे और सम्मान से भी रहते थे। ब्रिटिश अफसरों को आमीन का जबरदस्त अनुशासन और क्रूरता बहुत पसंद आई। यही कारण था कि उन्हें तेजी से पदोन्नति मिलती गई। लेकिन उसी समय आमीन के अंदर सत्ता और शक्ति की भूख पैदा हो रही थी। उन्हें लगने लगा कि सिर्फ सैनिक बने रहना उनके लिए काफी नहीं है। धीरे धीरे उनका सपना युगांडा का सबसे बड़ा नेता बनने का बन गया और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे। 1962 में युगांडा ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद सेना का महत्व और भी बढ़ गया। आमीन इस मौके का फायदा उठाना जानते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे के साथ करीबी बना ली। ओबोटे को एक ताकतवर और वफादार जनरल की जरूरत थी और आमीन को सत्ता के नजदीक जाने का रास्ता चाहिए था। आमीन युगांडा की सेना में सबसे ताकतवर कमांडर बन गए। उनके पास हजारों सैनिकों की वफादारी थी। लेकिन राजनीति और सत्ता का खेल हमेशा गंदा होता है। ओबोटे और आमीन के बीच धीरे धीरे अविश्वास बढ़ने लगा। आमीन की महत्वाकांक्षा साफ नजर आने लगी थी। वह सिर्फ सेना का जनरल नहीं रहना चाहते थे। 1971 में जब ओबोटे विदेश यात्रा पर थे, आमीन ने मौका पाकर तख्तापलट कर दिया। सैनिकों के टैंकों और ट्रकों ने राजधानी कंपाला की सड़कों को घेर लिया। बिना खून बहाए ही सत्ता बदल दी गई। ईदी आमीन ने खुद को युगांडा का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। जनता ने शुरू में तालियां बजाई क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद अब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जनता नहीं जानती थी यही वही पल है जब युगांडा पर खौफनाक अंधेरा उतरने वाला था। ईदी आमीन ने तानाशाही की ओर पहला कदम रख दिया था। राष्ट्रपति बनने के बाद आमीन ने खुद को जीवन भर का नेता और सर्वशक्तिमान घोषित कर दिया। उन्होंने अपने महल में सोने के सिंहासन पर बैठना शुरू कर दिया। उनकी तस्वीर हर गली और दफ्तर में टांग दी गई। विरोधियों के लिए युगांडा अब नर्क बन गया था। आमीन के आदेश पर हजारों लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। गुप्त जेलों में चीखें गूंजने लगी। लोग गायब हो जाते और कभी वापस लौट कर नहीं आते। आमीन के सैनिक किसी भी गांव या शहर में अचानक पहुंच जाते और विरोधियों को घसीट कर ले जाते। आमीन के शासन को मानव अधिकारों के दुरुपयोग, राजनीतिक दमन, जातीय उत्पीड़न, गैर कानूनी हत्याओं, पक्षपात, भ्रष्टाचार और सकल आर्थिक कुप्रबंधन के लिए जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों और मानव अधिकार समूहों का अनुमान है कि उसके शासन में करीब 1 लाख से 5 लाख लोग मार डाले गए। अपने शासनकाल में आमीन को लीबिया के मुअम्मर अल गद्दाफी के अतिरिक्त सोवियत संघ तथा पूर्वी जर्मनी का भी समर्थन हासिल था। आमीन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि डर के जरिए राज करना चाहता था। वह खुद को अफ्रीका का सिंह और अजेय योद्धा कहता था। उसने विदेशी देशों को भी चुनौती देना शुरू कर दिया, खासकर ब्रिटेन और भारत को। यह वही दौर था जब पूरी दुनिया ने ईदी आमीन का असली चेहरा देखना शुरू किया। 1972 में आमीन ने एक सनसनीखेज फैसला लिया। उसने युगांडा में बसे 80,000 एशियाई, जिसमें ज्यादातर भारतीय शामिल थे, उनको देश से निकाल दिया। आमीन का आरोप था कि भारतीय युगांडा की अर्थव्यवस्था को लूट रहे हैं। भारतीय परिवारों को कुछ ही दिनों में सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। उनके घर, दुकानें और कारखाने सैनिकों ने जब्त कर लिए। यह फैसला युगांडा की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हुआ। इससे उनके देश का व्यापार ढह गया। आमीन ने इस कदम को अफ्रीका का शुद्धिकरण बताया, लेकिन असल में यह उसकी तानाशाही का एक और पागलपन था।
पूरी दुनिया ने आमीन के इस फैसले की निंदा की और भारत और ब्रिटेन जैसे देशों से उसके रिश्ते टूट गए। संयुक्त राष्ट्र में भी आमीन की आलोचना होने लगी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने और भी अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। कभी खुद को स्कॉटलैंड का राजा कहता, तो कभी अफ्रीका का चैंपियन। आमीन का आतंक अब सिर्फ युगांडा तक सीमित नहीं था। पूरी दुनिया उसे एक खतरनाक तानाशाह मानने लगी थी। लेकिन आमीन और पागलपन की ओर बढ़ चुका था। आमीन ने 1978 में एक बड़ी गलती की। उसने पड़ोसी देश तंजानिया पर हमला कर दिया। आमीन को लगा था कि उसकी सेना आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तंजानिया की सेना ने जबरदस्त जवाब दिया। युगांडा की सेना बिखर गई। सैनिकों ने लड़ाई छोड़ दी और भागना शुरू कर दिया। राजधानी कंपाला में अफरा तफरी मच गई। आमीन के दुश्मनों ने मौका देखकर विद्रोह कर दिया। 1979 में आमीन की तानाशाही का अंत हो गया। वह रातों रात भागकर लीबिया पहुंचा, जहां वह 1 साल तक रहा और फिर बाद में वह सऊदी अरब चला गया। युगांडा के लोग उसकी तानाशाही से आज़ाद हो गए, लेकिन लाखों परिवारों का खून और आंसू उसकी विरासत बन गए थे। सऊदी अरब में आमीन ने अपनी बाकी जिंदगी चुपचाप गुजारी। अब वह सिर्फ अपने ही अतीत की परछाई बन चुका था। कभी खुद को अफ्रीका का शेर कहने वाला इंसान अब निर्वासन में गुमनाम जिंदगी जी रहा था। 2003 में ईदी आमीन की मौत हो गई, बिना ताज, बिना ताकत और बिना किसी इज्जत के। लेकिन आज भी जब लोग युगांडा के इतिहास की बात करते हैं, तो ईदी आमीन का नाम डर और तानाशाही का प्रतीक बनकर सामने आता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।